गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत अलग जगह पे बैठी हूँ जो कि मुंबई ऑन्को केयर सेंटर है, जो कि बॉम्बे का या फिर इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर केयर सेंटर है, कैंसर डे केयर सेंटर। और यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी बहन सुष्मिता ओवेरियन कैंसर पेशेंट है, 3A स्टेज है, और आज उसका फोर्थ कीमो कंप्लीट हुआ है। बट जैसे कि हम सबको पता है कि जब हमें कैंसर के बारे में सुनते हैं और कीमो के बारे में सुनते हैं तो हमें सबको डर लगता है, हमें भी डर लगा था। तो क्या सुष्मिता को डर लगा था? और अगर लगा था तो उसने अपने डर को कम कैसे किया, इसके बारे में सुष्मिता से ज़्यादा जानेंगे हम। चलिए। Hi, good evening, everybody. I am Sushmita. I am a cancer survivor, not survivor, a cancer patient, ovarian stage 3A. As introduced by my sister, I am under the treatment of Dr. Preetam Kaliskar at MOC Center Thane. And आज हम ये बात करने वाले हैं कि मेरी जर्नी, आई एम स्टिल फोर्थ स्टेज केमो, आई हैव मुझे और 2 केमो बाकी है, बट मैं इतनी कूल और इतने कंफर्टेबली कैसे कर पाई, ये मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि कैंसर से डरना नहीं है। और इसमें कितना योगदान था डॉक्टर सर का मेरे इस कैंसर केमोथेरेपी को लेके जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक कंफर्ट दिया और उन्होंने मुझे ये बताया कि कैंसर डेथ नहीं होता है। और कैंसर इनफैक्ट उन्होंने इतनी सिंपल वे में समझाया, उन्होंने टाइम दिया मुझे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स टाइम नहीं देते, बट मुझे उठ के जाने नहीं बोला या मुझे बोला ओके ओके ऐसे मुझे प्लेट, आई मीन ही डिडंट सी द फाइल और बोला कि चलो जाओ जाओ। तो कितना इम्पोर्टेंट डॉक्टर का योगदान था मेरे लिए। और इनफैक्ट क्या है केमो टेक्निकली उनके लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा समझ में चाहती हूँ। एंड पहली बात तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उनको, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल में से उन्होंने ये टाइम निकाला मेरे लिए, ताकि हम बहुत आउटरीच कर सकें, लोगों को ये पता चले कि केमो कुछ चीज़ नहीं है डरने की। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके वो आपको जवाब देंगे, जो सब रिलेटेड केमो और कैंसर से होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम स्टार्ट करते, केमोथेरेपी होती क्या है? ओके, देखिए, पहली बात तो ये ऐसा इंटरेक्शन में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ओके। जिसमें आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप ये मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आई एम थैंकफुल कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी मैं आपको, जो आपने क्वेश्चन पूछा, कीमोथेरेपी क्या होता है, तो कीमोथेरेपी जस्ट जैसे एंटीबायोटिक कैसे देते हैं हम किसी को बैक्टीरियल मतलब इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम लोग उसको मलेरिया का दवा देते हैं, एंटी मलेरियल प्रिकॉशन। बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होगा, उसको एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल इन्फेक्शन हुआ, अभी कोविड आया तो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया। वैसे ही कैंसर का सेल होता है, उसको कीमोथेरेपी करके एक दवा होता है। ये कोई लाइट नहीं होता है, कोई शॉक नहीं होता है, कोई मशीन नहीं होता है। नॉर्मल एक सलाइन में हम लोग दवा डालते हैं, वो दिया जाता है, अंदर जाके वो ट्यूमर को मारता है। इतना ही कीमोथेरेपी होता है। सर ये पेनफुल होता है क्या, मतलब इज इट अ पेनफुल थिंग जब केमो लेते हैं पेशेंट्स, बहुत वो दुखता है, उन्हें तकलीफ होती है क्या? देखिए, कीमो जब नाम कोई सुनता है ना, तो ये एक लोगों के दिमाग में आ जाता है कि बहुत कुछ तो दर्दनाक या बहुत पेनफुल प्रोसीजर होने वाला है, क्योंकि ये बीमारी इतना बड़ा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा। पर आप देखोगे तो जैसे आपको मलेरिया का दवा दिया जाता है तब कुछ होता है, नहीं सर। बैक्टीरिया के लिए दवा दिया जाता है कुछ होता है, नहीं सर। उसी तरह से जब कीमो दिया जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, देते समय आपको पता भी नहीं चलता है कि कीमो दिया है। हाँ इतना सर, सिंपल, वो तो एक बॉटल लगाई जाती है, आप टीवी देख सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, देते समय कोई दर्द नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देते समय बहुत गर्मी होगा, कीमो देते समय मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कीमो एक टाइम के लिए होता है, कुछ लोगों का 2 घंटे, कुछ लोगों का 3 घंटे, वो ख़त्म होने के बाद कुछ होता नहीं है उस समय, और देते समय भी कुछ नहीं होता। सर क्या एम्प्टी स्टमक आना पड़ता है या खाना खा के आना पड़ता है, ऐसे कुछ रहता है क्या कि नहीं तो भूखे नहीं आ सकते, भूखा आना है, ऐसे कुछ है सर? देखिए, कीमोथेरेपी ये सर्जरी जैसा नहीं होता है कि आपको रात को 12 बजे से कुछ खाना नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुबह नाश्ता करके आ सकते हैं,
यहाँ पे या कोई भी हॉस्पिटल में आप घर का खाना भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वो वार्म करके या ओवन में रख के गर्म करके दे सकते हैं। ओके। तो आप टिफ़िन ला सकते हैं आपका, कीमो दौरान भी आप खा सकते हैं, कीमो के बाद भी खा सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप समझो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लोग ओवरनाइट ट्रैवल करके आते हैं, तो उनका घर नहीं होता है आजू-बाजू में, तो वो लोग क्या खा सकते हैं? बाहर कहीं पे अगर साउथ इंडियन फूड है जो फ्रेशली बनाते हैं, जैसे डोसा बना के दे दिया गरम, तो वो सांभर के साथ वो खा के आ सकते हैं। तो ऐसा चीज़ जो आप इमीडिएटली बना सकते हैं फ्रेश, वो आप खा सकते हैं। ओके सर, नॉर्मली मतलब जब केमो चलता है तो हम कॉन्शियस रहते हैं, मतलब अवेयर रहते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता नहीं कि हम नहीं हो सकते कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं क्या ये प्रोसेस? अच्छा, कीमो देने के टाइम हाँ। ये भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कीमो लूँगी या लूँगा तो मैं होश में रहूँगा ना, क्या मैं बेहोश हो जाऊँगा? हाँ, वही मुझे घर वालों को कैसे लेके जा पाएंगे? हाँ। कीमो देते समय ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग तो जो यंग हैं, वो लोग अभी कोविड में वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं कि जो अपना लैपटॉप लेके आते थे, उस दिन भी यहाँ पे काम करते रहते थे कीमो के टाइम। ओके सर। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो रिटायर्ड है, टीवी देखते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक मूवीज़ लेके आते हैं कि मुझे आज ये मूवी कंप्लीट करना है। तो कीमो में कुछ देते समय कुछ नहीं होता, आप वैसे के वैसे रहते हैं जब से आप आए हो, ओके। ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी है कीमो की जिसमें एलर्जी हो सकता है, जिसका चांस 1 to 2% रहता है। जैसे हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं तो किसी को एलर्जी हो सकता है, कोई किसी को अंडे का एलर्जी होता है, Yes. किसी को पोटैटो का होता है, वैसे कभी कभी कीमो का एलर्जी हो सकता है। तो ये एक चीज़ है कि हो सकती है, ठंड लग सकता है, खुजली आ सकती है, बट उसका चांस बहुत कम है। मैं बोलूँगा 1 या 2% में होता है, बाकी नहीं होता है। सर, केमो लेने के बाद जब हम घर चले जाते हैं, क्योंकि डे केयर है ऑब्वियसली, ओवरनाइट कोई नहीं है, तो हमारे घर में हमें लोग विजिट कर सकते हैं? इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए, एक तो कीमो होने के बाद हम लोग तुरंत घर जा सकते हैं क्या? हाँ। क्योंकि बहुत सारे मुझे रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, कीमो हो गया ना, अभी हम लोग एक दिन रुकते हैं हॉस्पिटल में, घर जाएंगे कुछ होगा तो रात को, बराबर। घर जाएंगे उल्टी हुआ, घर जाएंगे जुलाब हुआ। बराबर। तो कीमो होने के बाद आपको हॉस्पिटल में रुकने का कोई ज़रूरत नहीं होता, आप घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद भी आपके घर वाले जो लोग हैं उनके साथ आप नॉर्मली रह सकते हैं। ओके। आपको घर जाके कोई स्पेसिफिक रूम का ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग रूम दे दिया उसमें आपको खाना देना चाहिए, ऐसा ज़रूरत नहीं है। या आपको एसी का ही रूम चाहिए, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। या आपको कोई मिले नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को घर में बुखार है, किसी को घर में सर्दी है, तो उन लोगों को कैंसर पेशेंट से दूर रहना चाहिए और आपको भी फिर मास्क पहनना चाहिए। आप लोगों को मिल सकते हैं, बट कीमो के दौरान बहुत लोग बाहर से आते हैं तो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस रख के आप रह सकते हैं। आपके फ्रेंड से वो आके आपके घर पे मिल सकते हैं आपको, बट मास्क पहन के रहेंगे तो अच्छा। ओके सर, विद द मास्क हम अगले दिन वॉक को जा सकते हैं ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज के होने के बाद? आप उस दिन घर जाके घर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपका रूटीन अगर वो बाहर वॉक का है तो मास्क के साथ वॉक को जा सकते हैं। हाँ, पब्लिक प्लेस में अगर आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, वो सब लोग मिलते हैं और फिर उनके साथ आप बिना मास्क के नहीं घूम सकते, आप वॉक को जाइए। बट हाँ, वॉक को जाने के बाद आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा मिंगल नहीं करना है किसी के साथ, मास्क ऑन रखना है, ओके मास्क निकालना नहीं। सर, ये जनरल मिथ है, मतलब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस लिया है लोगों के साथ, कि केमो इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग दिस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है क्या सर? मतलब कीमोथेरेपी, हाँ। देखिए मैं बोलूँगा कीमोथेरेपी यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है 99% ऑफ केसेस में, राइट। अब कीमोथेरेपी भी बहुत प्रकार का है, तो 99% में नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कुछ बहुत ओल्ड पेशेंट्स रहते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कीमोज होते हैं जिसका परसेंटेज बहुत कम है, उसमें रिस्क रहता है। रिस्क रहता तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे कीमो सेफ है, है। रिस्क सब में रहता है, बट वो इतना ज़्यादा प्रमाण नहीं है। सो व्हाट इज़ अ साइकिल? केमो का साइकिल क्या होता है? जैसे मेरा 21 डेज है, बट सबका 21 होता है, एक स्टैंडर्ड है कि इसमें भी वेरिएशन है, जैसे आपने बोले कीमो के? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ना कीमो का लोगों का कंसेप्ट क्या है कि एक प्रकार का दवा है, वो सबको दिया जाता है, किसी जी को सर। हफ्ते पे दिया जाता है, किसी को 2 हफ्ते पे दिया जाता है, किसी को 3 हफ्ते पे। जी तो सर। ऐसा नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक्स में हमको पता है लियोफ्लॉक्स नाम का दवा रहता है, कभी ऑगमेंटिन दिया जाता है, कभी एजी दिया जाता है, ये कॉमन नाम लोगों को पता है। वैसे कीमोथेरेपी में A to Z ऐसे बहुत सारे प्रकार के दवा हैं। ओह।
जैसे आपके केस में हम लोग पैक्लिटैक्सेल नाम का दवा देते हैं, yes. कार्बोप्लेटिन नाम का दवा Yes. देते हैं, वैसे एट्रियामाइसिन नाम का दवा है, साइक्लोफॉस्फेट नाम का दवा है। तो इतना सारा दवा जो है हर बीमारी के हिसाब से, Okay. किसी बीमारी में एक दवा दिया जाता है, किसी में दूसरा दिया जाता है। सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, जैसे लंग्स हो गया तो कुछ अलग दिएंगे, Exactly. प्लस स्टेज हो उसके स्टेज Yes. एंड इसके हिसाब से आप डिसाइड कर। ये जैसे मलेरिया के लिए आप जो दवा देते हैं आप कोविड में नहीं दे Of सकते, course, yes. कोविड का दवा आप स्वाइन फ्लू में नहीं दे सकते। जी सर। उसी तरह से लंग कैंसर का कीमो अलग है, ब्रेस्ट कैंसर का कीमो अलग है, ओवरियन कैंसर का कीमो अलग है, और फिर वो दवा के हिसाब से साइकिल्स होते हैं। एंड सर इसमें आई थिंक इंक्लूड होता है इंसान का इम्यूनिटी, ऑल्सो वेट, हाइट जो आप चेक करते हैं। अभी एक तो टाइप ऑफ कीमोथेरेपी हुआ, फिर जो साइकिल्स है वो यूजुअली 3 हफ्ते पे रहते हैं यूजुअली, बट जैसे पेशेंट कुछ वीक रहते हैं उनको हम लोग हफ्ते हफ्ते पे भी देते हैं। कुछ कीमो ऐसे है कि एकदम से नहीं दे सकते आप, तो उसको आज दिया फिर 8 दिन बाद फिर दिया, ऐसा भी प्रोटोकॉल रहता है। और जो डोज रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि मेरे पिताजी हैं 70 साल के, आपके पास तो वो सेम पेशेंट 40 साल का था, तो आप 40 साल का डोज 70 को दोगे तो कैसे चलेगा? तो वैसा नहीं रहता है। पेशेंट का जो डोज है वो उनके हाइट, वजन, ऊंचाई, उनका किडनी का स्टेटस, उनका ब्लड का स्टेटस, उनका लीवर का स्टेट, ये सब देख के बनाया जाता है। तो 40 साल की उम्र का पेशेंट का डोज अलग रहेगा, 70 साल की उम्र का पेशेंट अलग रहेगा, डोज अलग रहेगा। प्लीज़ नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ पे मेडिसिन मेरा फ्रेश बनाया जाता है, मेरे वाइटल्स देखे जाते हैं, और फ्रेश मेडिसिन मैंने देखा है बनाया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ पेशेंट मुझे भी बहुत सेफ फील होता है कि अरे मेरा मेडिसिन बहुत फ्रेश है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती उस चीज़ की। फ्रेश से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है ना इसमें, कि जब मेडिसिन हम लोग बनाते हैं उस समय जो हाइजीन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मैं एक सिरिंज से कीमो निकाल के सलाइन में डाल रहा हूँ, अगर उसमें मैंने हाइजीन नहीं मेंटेन किया तो वो मेरा इन्फेक्शन कीमो के साथ उसमें जाएगा, और वो सीधा आपके ब्लड में जाएगा। तो वो जो हाइजीन पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़, और यहाँ पे बहुत मेंटेन होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी हाइजीनिक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए क्योंकि मेरी अभी भी तक 2 केमो बाकी है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैं ऑलरेडी 4 केमो जा चुकी हूँ। इसमें ना एक मशीन आता है जिसको लैमिनार फ्लो कहते हैं, आपने देखा होगा। यस एक सर, मशीन मैंने देखा है। वो मशीन का 2 पर्पस रहता है। एक, जो कीमो प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रिपेयर करने के समय वो सिस्टर के ऊपर स्प्लैश ना हो कीमो, या किसी के आँख में ना जाए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टराइलली प्रिपेयर करें, मतलब वो लोग ग्लोव्स पहन के अंदर हाथ डालते हैं, और वो उस कैबिनेट में कीमो छोड़ के और कोई मेडिसिन नहीं रहता। नहीं तो नॉर्मली क्या रहता है, आपने यहाँ पे सलाइन भर के रख दिया, हाँ सर, फिर ग्लोव्स वहीं पे रखे थे, फिर वहीं पे कीमो रख दिया, तो वो Correct. इन्फेक्ट हो जाएगा। Yes. सो जो अंदर का सरफेस है ना, इट इज़ ऑलवेज स्टराइल, एंड देयर आर उसके अंदर यूवी लाइट है उसको हर बार स्टराइल करने के लिए, उसके अंदर लैमिनार फ्लो है, तो वो जो भी फ्यूम्स निकलते हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं, तो वो कैबिन एक स्टराइल रहता है। तो वो अगर आप मेंटेन करोगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन जाने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम। सर, व्हाट आर द अदर वेज टू किल कैंसर अपार्ट फ्रॉम केमोथेरेपी? और कोई वेज है अदर देन केमोथेरेपी, या ये ओनली ट्रीटमेंट? यस, देखिए कीमो के कैंसर किल करने के लिए 3 प्रकार है हमारे पास। एक होता है ऑपरेशन, एक होता है कीमोथेरेपी, और एक होता है रेडिएशन। ये 3 प्रकार है, और ये 3 चीज़ के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। सर्जरी के लिए सर्जन होते हैं, उनको ऑन्को सर्जन कहा जाता है। कीमो के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और रेडिएशन के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। अब ये तीनों लोग कैंसर को किल करने के लिए ट्राई करते हैं, और उसमें बहुत बार सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत बार नहीं भी होते हैं। कीमोथेरेपी छोड़ के और कुछ और टाइप्स भी हैं। कीमोथेरेपी कैसा रहता है कि कीमोथेरेपी को कोई टारगेट नहीं है, वो अंदर जाता है और जो भी फास्ट डिवाइड हो रहा है उसको मारता है। जो भी ट्यूमर है फास्ट डिवाइड हो रहा है, जो भी सेल है, जैसे आपके बाल फास्ट डिवाइड होते हैं तो बाल जाते हैं, राइट? तो कीमो उस पर अटैक करता है। पर ये छोड़ के और कोई टेक्निक्स है, जैसे टारगेट थेरेपी। अभी ये माउस है, इसके ऊपर ये डेल लिखा हुआ है, ये समझो टारगेट है, तो दवा आके ना सिर्फ इस टारगेट को ही टच करता है, तो क्या बाकी जगह पे टच नहीं होगा, सो साइड इफेक्ट्स कम आते हैं। पर कीमो में कैसा रहता है, वो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो थोड़े साइड इफेक्ट्स कीमो में ज़्यादा रहते हैं। एंड एक और रहता है इम्यूनोथेरेपी, जो अभी नया आया है। इम्यूनोथेरेपी ये ऐसा दवा है
जो आपकी इम्यूनिटी को ही एक्टिवेट करता है कैंसर को मारने के लिए। और मैं कहूँगा कि अगले 10 साल में ये इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि जो लोग आज 4 स्टेज ऑफ कैंसर में जो लोग 2 या 4 साल जी रहे हैं, वो लोग 10-10 15 साल जिएंगे। और डॉक्टर जो ऐसा पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है क्या, आपको ब्लड प्रेशर है क्या, ये बहुत जल्दी पूछेंगे आपको कैंसर है क्या, कि लोग इतना लंबा जिएंगे। वाओ। सो ये रियलिटी में होने वाला है। और एक इम्यूनोथेरेपी करके दवा है, वो मोस्टली वो काम कर सकती है। अभी वो काफ़ी कैंसर्स में हम लोग दे रहे हैं, बट वो आके अभी 5 साल ही हुआ है। और जैसे समय आगे जाएगा तो और उसमें इन्वेस्ट। तो ये इम्यूनोथेरेपी किस पेशेंट्स को दिया जाता है? हर एक पेशेंट को दिया जाता है या आप पूछ रहे हैं पेशेंट्स को या सिलेक्टेड? फिलहाल इम्यूनोथेरेपी जो है मोस्टली 4th स्टेज के कैंसर्स को दिया जाता है। ओके। और कुछ लिमिटेड कैंसर्स में उसका रोल है, जैसे लंग कैंसर है, जबड़े का कैंसर होता है, हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, इंटेस्टाइन का कैंसर है, ऐसे कुछ 10-15 कैंसर्स है जिसमें उसका रोल अभी धीरे धीरे आ रहा है। सो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत अच्छी दवा है। और एक थेरेपी आने वाला है जो अभी तक किसी को मिल नहीं रहा है, बहुत कम लोगों को मिला, उसको बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी। वो भी एक ऐसा मेडिसिन है, अगर उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कैंसर को हम लोग मतलब जड़ से निकाल पाएंगे। ओह वाओ, आई विश जल्दी आए। और वो अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 पेशेंट्स को दिया भी गया है इंडिया में। बाहर भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो बाहर कुछ पेशेंट्स पे चल रहा है, पर अभी वो ट्रायल स्टेज में है। मेरे ख्याल से पिछले अगले 5 से 10 साल में वो भी बहुत एक्टिवली आ जाएगा। एंड जैसे हम लोगों ने टीबी को अभी ख़त्म कर दिया है, गवर्नमेंट का कभी ना कभी ऐसा प्रोग्राम आएगा कि 2050 तक कैंसर मुक्त भारत, ऐसा कुछ तो कुछ ज़रूर आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये सब जो इन्वेंशंस हो रहे हैं वो आना ही चाहिए इनफैक्ट। सर, पेशेंट क्योर हो जाता है केमोथेरेपी से? कोई ये मिथ भी होती है कि क्योर हो गया, मैंने केमो ले लिया तो मैंने क्योर हो गया। एंड क्योंकि वो देन जैसे वो चले जाते हैं, आप हालांकि डॉक्टर्स बोलते हैं उनको केयर लेने को, पर उनका मेंटल स्टेटस क्या केमो ले लिया ठीक हो गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आई थिंक पर्सनली कुछ बैरियर्स रह जाते हैं करने के लिए। देखिए, एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट्स को बहुत रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने चाहिए। बट रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए, वो मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में जंक फूड अवॉइड करना, उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स वो आप नॉर्मल मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। उसमें आप हाइट और बॉडी वेट डालिए तो आपका BMI पता चलेगा। हर कैंसर पेशेंट को, क्या मैं बोलता हूँ, हर इंसान को BMI 25 से नीचे रखना चाहिए। अगर BMI 25 के ऊपर जाता है तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये कैंसर से क्योर होने वाले लोगों को भी उतना ही अप्लाई करता है जितना नॉर्मल लोगों को। अगर कोई कैंसर फ्री है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखता है, उसका कुछ समझो X% है कैंसर वापस आने का, अगर आप वो मेंटेन करते वेट और एक्सरसाइज, तो वो चांस और कम हो जाए। ग्रेट। मतलब ऐसा है कि है चांसेस, बट लोग नहीं करते हैं। आई थिंक वंस कैंसर फ्री बोल देते कि वो हो जाता है, होता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। देखिए, एक बार कैंसर ऐसा बीमारी है ना, एक बार हो जाता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब आपका, सिर्फ मैं बोल रही हूँ शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे सोचते हैं, दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, खुद को जिस तरह से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बदल जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कम ऐसे लोग रहेंगे जो लोग इग्नोरेंट रहते हैं या निग्लिजेंट रहते हैं ये बीमारी होने के बाद। सबको ऐसा लगता है कि अभी मुझे फिर से नहीं होना चाहिए। ट्रू। और वो उनकी इच्छा होती है कि मैं जो कुछ हो सकता हूँ मैं करूँ, पर बहुत बार वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचता नहीं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट हो गया, अभी आप 3 महीने बाद आइए, पर ये 3 महीने में मैं मेरे तरफ से क्या करूँ कि मैं ये कैंसर से लड़ सकूँ। आपने तो आपका काम कर दिया, पर अभी 3 महीने मुझे ज़िंदगी में जीना है। तो फिर ये सब चीज़ें अगर हम लोग किसी को बताएंगे और वो रूटीनली वो सब फॉलो करेंगे तो उनका चांस कम होगा। सर, जो पेशेंट ये रिलैप्सेस जो होते हैं हमने सुना या है। क्यों होते हैं, कोई रीज़न तो अब नहीं बता पाएंगे, बट इज इट क्योंकि थोड़े इग्नोरेंट हो जाते पेशेंट्स, या थोड़े टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते लाइफ को कि चलो अब ठीक हूँ मैं, या अंदर से ही बॉडी प्रोड्यूस कर यस देता यस है? देखिए, इसमें जैसे मैंने बोला कि इग्नोरेंस इतना ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, क्योंकि एक बार कैंसर होने के बाद एवरीबडी इज़ वेरी कॉन्शियस, सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं।
इसमें कभी कभी जैसे कैंसर पहले आया था, राइट, पहले भी तो आदमी नॉर्मली जी रहा था Normally जी तो रहा आ गया था, तो कभी कभी कैंसर अपने हिसाब से वापस भी आ सकता है कुछ पेशेंट्स में, राइट। उसमें सिर्फ आपको सतर्क रहना पड़ता है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप फिर से उसको अच्छे से लड़ पाओगे। लड़ पाओ। उसमें पेशेंट का कोई गलती होता है ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। यूजुअली कैंसर का स्वभाव रहता है, ओके। जैसे आपका नेचर है, मेरा नेचर है, वैसे कैंसर का भी नेचर रहता है। हर कैंसर एक इंडिविजुअल जैसा रहता है, मतलब जैसे आप जैसा दूसरा कोई नहीं पैदा होगा, सेम, राइट, आपका ट्विन ही आपके जैसा दिखेगा। हाँ। कैंसर भी हर शरीर में अलग रहता है। हर शरीर में जो कैंसर होता है वो एक इंसान की तरह अलग होता है, वो अलग बिहेव करता है। किसी का ऐसा रहेगा कि एक बार गया तो आएगा ही नहीं, किसी का बहुत ही एग्रेसिव रहेगा तो सुनेगा ही नहीं, कीमो देने के बाद भी जंप कर सकता है। तो ये पता करना मुश्किल है, बट हाँ इसी कारण कुछ लोगों में आता है, कुछ लोगों में नहीं आता। बहुत लोग क्या होता है ना कि अपना बीमारी किसी और से जोड़ते हैं, कि और अच्छे वाले से नहीं जोड़ते हैं, कि मेरे बाजू के बिल्डिंग में आंटी थी, उनको भी यही बीमारी था, ब्रेस्ट कैंसर, और उनका ब्रेन में चला गया और वो 3 महीने में नहीं बचे। ये सब हम लोग सुनते हैं, यस। और वो होता है, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक का बीमारी अलग है, तो किसी का ऐसा हुआ है उसके आपके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं। सर, फैमिली फंक्शन या पार्टीज अटेंड कर सकता है कैंसर पेशेंट आफ्टर केमो एंड एवरीथिंग? हाँ देखिए, फैमिली फंक्शन है, पार्टीज़ है, या थिएटर जाना है, ड्रामा या देखना malls? है, या मॉल जाना है, ये सब आप ज़रूर कर सकते हैं, पर उसमें कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे आपको मास्क पहनना पड़ेगा, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, राइट। लोग डांस कर रहे हैं बिना मास्क के, आप उनके साथ खड़े नहीं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका इन्फेक्शन आपको जाएगा। बट हाँ, आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में नहीं। दूसरा, मॉल जाना है तो आप ऐसे टाइम पे जाइए जब मॉल क्राउडेड नहीं रहते, जैसे पीक आवर्स में मत जाइए। ओके, ये दिस इज लाइक अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब ये प्रिकॉशनरी मेजर है पोस्ट केमो? प्रिकॉशन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि कीमो के लिए लोग क्या सोचते हैं ना, एक बार कीमो चालू किया ना, आप 6 महीने बाहर मत आना। हाँ, एक्चुअली फैमिली मुझे भी मेम्बर्स का ऐसा। भी यही रहता है, पेशेंट का भी रहता है कि अभी मैं बाहर कब, मैं वो रिक्शा स्टैंड कब देखूंगी, मैं स्टेशन पे कब जाऊंगी, या मैं मेरी बस कब पकड़ूंगी, या मैं कब ड्राइव करूंगी, अभी 6 महीने बाद सब ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं रहता है, आप आपकी रूटीन लाइफ भी जी सकते हैं। बहुत लोग तो मैंने देखा है कि काम पे भी जाते हैं, अपने काम पे। हाँ, अगर आपका काम ऐसी सहूलियत दे सकता है कि आप एक रूम में बैठ के काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट ना हो आपका, या आपका मार्केटिंग जैसा जॉब नहीं जिसमें आपको 10 जगह जाना है, तो आप डेफिनेटली काम भी कर सकते हैं। और मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ यंग लोगों के लिए, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 60-67 ईयर्स के हैं, जो आज कीमो लेते थे और तीसरे दिन जाके अपने ऑफिस में बैठते थे। क्यों? क्योंकि घर पे बोर होता है और मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो मैं घर पे क्यों बैठूं, और मेरे ऑफिस में कोई आता नहीं, मुझे फ़ोन पे सब करना है, राइट। तो आप बाहर भी जा सकते हैं। तो ये तो केमो के दौरान, पोस्ट केमो मतलब अभी खत्म हो गया केमो, उसके बाद भी मॉल्स पे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? तो तभी भी मास्क पहनना पड़ता नहीं, तभी आपका इम्यूनिटी कम नहीं रहता है तो आपको मास्क पहनने का जरूरत नहीं। आप मॉल जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। जिस दिन आपका कीमो ख़त्म होता है उसके 1 महीने बाद आप कोई भी, आपके कलीग है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, आप उनके जैसे हो जाते नॉर्मल। आपको उस दिन जाके नीचे वड़ा पाव खाना है, आप खा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको रूटीन एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको वेट पुट ऑन नहीं करना चाहिए, और जो विजिट्स डॉक्टर लिख के देंगे, जो टेस्ट आपको लिख के देंगे, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि फॉलोअप्स इग्नोर हो जाता है। फॉलोअप्स में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं, वो आपको रेगुलर करना चाहिए। मैं एक कंसल्टेशन से गई थी, आपकी रिकमेंडेशन, जेनेटिक कंसल्टेशन, एंड मुझे बहुत अच्छा एक ये मिला कि हाँ, जेनेटिक करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना डीएनए पता चलता है, एंड इट सेव करता है कि मेरी सिस्टर्स डीएनए सेम है, मेरे बच्चे जो 50-50% ऑफ चांस हो जाते हैं। तो आप रेकमेंड करते हो ना कि ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे पता चलता है, एंड अगर मैं डीएनए में, उन्होंने जितना मुझे समझाया, पॉजिटिव है, तो देन कुछ टैबलेट्स होते हैं जो दिया जाता है, जिसके चांसेस रिड्यूस कर सकते हैं कि आपका रीअकरेंस के लिए। देखिए, अभी ये जेनेटिक टेस्टिंग भी ना, इसमें लोग डरते हैं। जैसे आपने कर लिया, मैं इसको
अगले अलग तरह से देखता हूँ। लोगों को लगता है कि मेरा पॉजिटिव आया तो मेरे बच्चों का करना पड़ेगा, मेरी सिस्टर का करना पड़ेगा। अरे नहीं करना चाहिए, राइट? दिस इज ऐसा होता है True, sir. और वो उनके हिसाब से राइट रहता है। पर आप इसको अलग तरीके से देखिए। 100 कैंसर के पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं, उसमें से 10 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को ही हम लोग बता पाते हैं कि आपको ये ब्राका म्यूटेशन हुआ था, उसके कारण कैंसर हुआ है, या ओवरी कैंसर के पेशेंट बोलते हैं आपको ये ब्राका म्यूटेशन हुआ था, उसके कारण हुआ है। बाकी के जो 90 पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग कभी नहीं बता पाते कि ये क्यों हुआ है। लोग हम लोग को पूछते हैं कि हमने कभी कुछ खाया नहीं, कभी प्याज नहीं खाया, कभी कोई अल्कोहल नहीं लिया, कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया, फिर हम लोग को क्यों हुआ? तो ये सब जो एडिक्शंस है ना, ये सब 10-15% में ही रीज़न होता है। बाकी 90% में डीएनए में चेंज होता है, राइट? तो डीएनए में चेंज होता है, उसके कारण कैंसर हो रहा है। आप जब तक जेनेटिक टेस्ट नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? और फॉर्चुनेटली 100 में से 10 लोगों का हम लोग आज पता कर पा रहे हैं कि आपको इसके कारण हुआ है। उससे क्या होता है, एक तो आपको पता चलता है ये आपको हुआ है, इसके कारण हुआ है, तो उसके लिए पेशेंट में हम लोग एक टैबलेट दे सकते हैं जिससे आगे जाके पेशेंट को कैंसर वापस ना आए, राइट? दूसरा, आज ही मैं पेशेंट से एक बात कर रहा था, उनके फादर का पॉजिटिव आया, तो उनकी डॉटर है, शी इज़ 36 ईयर्स ओल्ड। अभी उनको क्या बेनिफिट हुआ? वो डिप्रेस हो गए कि मेरा पॉजिटिव आ गया, पिताजी का आया था, मैंने भी टेस्ट किया, मेरा भी पॉजिटिव आया। तो मैंने बोला देखिए, आप इस 90% में रहते आपको कभी पता नहीं चलता, और आपको अगर कैंसर होता जो नहीं होना चाहिए, होने के बाद ही पता चलता। आज आप 10% में हो, आपको पता है आपको हो सकता है 45 के बाद, तो आप कुछ ऑपरेशंस करके आपका रिस्क 95% कम कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों को पता चलता है और उसमें से सारे लोग ऑपरेशन करते हैं, तो 95 लोगों को कभी होगा ही नहीं। सोचिए आप, अगर ऐसा कुछ हम लोग कर सकते तो मिराकलस है। ऑफकोर्स, क्योंकि उन्होंने मेरी डॉटर के लिए बताया है कि कुछ एक काउंसलिंग करके टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा अपने सिस्टर्स को भी बता देना कि एटलीस्ट उन्हें पता तो चले, और अगर मेरा डॉटर का डीएनए भी चेक कर सकते हैं, तो सन छोटा है तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस थिंग है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। इनफैक्ट मेरी सिस्टर प्रे कर रही है कि तेरा डीएनए पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर तेरा डीएनए पॉजिटिव होता है तो देयर इज अ वे। यस। मुझे ऐसे मेरी सिस्टर ने कहा तेरा डीएनए ही पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैंने बोला ऐसे क्यों? कहती सेल्फ म्यूटेटेड होगा तो कुछ नहीं कर कुछ कर जाएंगे। Yes. अच्छा, डीएनए में तेरा कुछ तो कर पाएंगे, मतलब ऐसा उसका। देखिए, आप जब पहली बार आए थे तब आपका भी क्या क्वेश्चन था कि व्हाई मी, हाँ, मुझे क्यों हुआ और इतने यंग एज में क्यों Yes, हुआ, yes. राइट? अगर ये आपको मैं 5 साल पहले बताता, आपका एग्जाम्पल लीजिए कि सुष्मिता आपको ये डीएनए में म्यूटेशन है, आपको 35 के बाद चांस है, तो आप ओवरीज निकाल लेते, ब्रेस्ट का सर्जरी कर लेते, ऑब्वियसली आपका चांस जो 100% था वो 5% बचता। व्हाट वाज बेटर, दैट वाज बेटर ना, राइट? सो व्हेन एज अ पेशेंट आप समझ सकते हैं। तो मैंने जब उनको ये आज बताया, देन शी वाज रिलीव्ड, शी वाज वेरी टेंस कि मेरा भी पॉजिटिव है, अब नाउ आई हैव अ डॉटर। आई सेड फाइन, बट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि आज साइंस एटलीस्ट 10% तक पहुंच पाया, अभी 90% बाकी है। सो इट इज़ अ वेरी एडवांस थिंग एंड सबको करना चाहिए, जो इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। और जिसका भी पॉजिटिव आता है उसमें कुछ मेजर्स है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका रिस्क 5% से कम हो जाता है। मतलब 100 में से 5 लोगों को ही होगा, और वो भी उन 5 लोगों को पता रहेगा कि मुझे हो सकता है, तो वो हर 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे टेस्ट करते रहेंगे, उनको होगा भी तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होगा, राइट? एब्सोल्युटली। और अगर जिसको पता ही नहीं है तो उसको सेकंड थर्ड में आता है, कभी कभी फोर्थ में आता है। तो इतना बड़ा एडवांटेज आता है टेस्टिंग से। I think sir I have finished most of my questions sir। एक I would request कि आप एक मैसेज दीजिए, मिथ जो बोलते हैं या जो लोगों में एक डर है, वो क्यों है कैंसर, मतलब आप एक लाइनर्स बता दीजिए कि नहीं कैंसर ऐसा कोई नहीं बड़ी बात है। आपके मुंह से सुनना शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें तो बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट होंगे तो भी वो बिलीव नहीं करेंगे कितना भी हम बोल दें। तो सर प्लीज़ आप मुझे कुछ बताइए, एक पेशेंट सबके लिए फॉर इंडियन। देखिए, मैं कितना भी बोलूँ, आपके मुंह से जो आएगा, यू हैव गॉन थ्रू इट, बरोबर है? यस सर। तो उसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डॉक्टर्स तो बोलेंगे अच्छा अच्छा, राइट? मैं भी बोलूँगा। देखिए, कीमोथेरेपी बारे में इतना ज़्यादा मिथ है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स 70-75 ईयर्स रहते हैं, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि सर 4th स्टेज है, क्यों करना है अभी?
क्यों उनको तकलीफ देते हैं, जो उनकी तरफ से बहुत राइट है कि कीमो देंगे। अभी मेरी माई मदर इज 75, अभी उन्होंने जी लिया अपनी ज़िंदगी, क्यों उनको तकलीफ देते हैं। फिर हम लोग उनको बताते कि आप देखिए जो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेशेंट ट्रीटेड है 89 ईयर्स के, आप 89 ईयर्स में क्यों कीमो दिया उनको मैंने, ये हम लोग समझते हैं, ओके सर। राइट। ये क्यों कीमो दिया, कोई बोलेगा 89 में क्यों कीमो दिया, इतना उनको ओरियन कैंसर था और इतना ज़्यादा पेट था, ऑपरेशन नहीं हो सकता था, एंड शी इज़ 100 kgs, राइट। तो वो आए थे फरवरी 2021 में 89 ईयर्स में। तो उनका लड़का पहले आए, ही वॉज ऑल्सो 60+, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं बहुत ओपिनियंस लिया है मैंने, सबका ओपिनियन है, कुछ नहीं करना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट कुछ टैबलेट फॉर्म कुछ तो दीजिए उनको। मेरी डॉटर का शादी है अक्टूबर में और माई मदर, उनकी मदर थी, उनको वो शादी अटेंड करनी है। तो मैंने बोला देखिए अभी टैबलेट्स में तो कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा कैंसर है, कीमो छोड़ के ऑप्शन नहीं है, आप पेशेंट को लेके आइए, पेशेंट को देख के मैं बताऊँ। पांडुप से आते थे, व्हील चेयर पर आए, हम लोगों ने पेशेंट के साथ बैठ के बात की, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और उनको पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे अक्टूबर में शादी देखनी है। 89 ईयर्स में उन्होंने 18 हफ्ते कीमो ली और उनका जो बीमार इतना पेट था, CA-125 उनका 5000 के करीब था, वो 18 कीमो के बाद कुछ 35 या 40 पे आके रुक गया था। हमने 18 के बाद कीमो बंद किया, उसके बाद 6 से 9 महीने तक उन्होंने शादी अटेंड किया, 6 से 9 महीने तक घर पे एकदम स्वस्थ थे, वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 89 ईयर्स थे। उसके बाद फिर से बीमारी आया, फिर से कीमो दिया, राइट। तो बोलना ये चाहता हूँ कि अगर 89 ईयर्स में कोई हिम्मत दिखा सकता है, बिना साइड इफ़ेक्ट के कीमो ले सकता है, तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप खुद से डिसीजन मत लीजिए कोई भी कैंसर के बारे में। आप अपने डॉक्टर को मिलिए, आपके डॉक्टर अगर आप बोलते कि नहीं फिट है तो मत लीजिए। ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 40 साल के रहते हैं पर उनका वजन 30 किलो हो जाता है कैंसर के कारण, बहुत ज़्यादा बीमारी रहता है, हम लोग बोलते हैं मत ट्रीट करो। बट आप ये खुद से डर मत बना लीजिए कि कैंसर है तो ये उम्र में कीमो नहीं देना है। और ये थोड़ा जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए हो रहा है, यंग पेशेंट्स को तो सब लोग लेके आते ही है और दे गेट काउंसल्ड, ट्रीटमेंट भी लेते हैं। वो जो 65 70+ है उनके लिए अपन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड, आपको डॉक्टर को मिलिए। हाँ, कोई ऐसा कैंसर रहता है जिसमें मैं भी बोलता हूँ 70 है मत ट्रीट करो, तकलीफ होगा, बट कुछ कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें टैबलेट से काम जाता है, तो बीमारी को मत डरिए, डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर आपको सही रास्ता बताएंगे और एक बार समझ लीजिए फिर डिसीजन लीजिए। बस रिपोर्ट आ गया हाथ में कैंसर है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा मेरी मम्मी को लेके, ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ डॉक्टर को मिलिए, मेरा यही मैसेज रहेगा। आज मुंबई कहिए, महाराष्ट्र कहिए, भारत कहिए, सब जगह पे ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। आप इस बीमारी से मत डरिए, डॉक्टर को मिलिए, सारे डॉक्टर आपको बेस्ट सलाह देंगे। और आज जो हम लोग भारत में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट है जो आज यूएस में हो रहा है। एक और सोच ऐसी है कि बाहर जो है ट्रीटमेंट कुछ अलग दिया जाता है, सारे सेलिब्रिटीज़ बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ बहुत महंगा ट्रीटमेंट है क्या, वहाँ पे कोई और मशीन है क्या, या कोई दवा अलग है क्या, तो ऐसा नहीं है। जो ट्रीटमेंट आज आपको यहाँ दिया गया आज के दिन में, अगर आप यही ट्रीटमेंट न्यूयॉर्क में लेते तो भी डोज से लेके सारा दवा सेम होता है, सारा टेक्निक सही होता है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं उधर नहीं जा पा रहा, उसके लिए मैं सही नहीं हो रहा हूँ, या मैं सस्ती जगह ट्रीटमेंट ले रहा हूँ क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहीं ऐसा नहीं है। सब जगह पे सेम ट्रीटमेंट होता है और सब जगह पे वही दवा दी जाती है। तो एक ही मैसेज, ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजिस्ट के हिसाब से कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और कुछ अफवाहें हैं उसको आप लोगों से मत सुनिए, उसको आपके डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ जाके क्लियर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। खुद से डिसीजन मत लीजिए। इतना छोटा सा मैसेज है, बीमारी से मत डरिए। हाँ, ये बीमारी घातक है, कुछ लोगों में एडवांस स्टेज में आती है, पर उसका डिसीजन आप डॉक्टर पे छोड़िए। ट्रस्ट योर डॉक्टर, ही विल शो यू द रोड। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। आपको मेरे ख्याल से बहुत सी नॉलेज मिल गई होंगी सर से। खासकर मुझे आप देख सकते हो लाइव, मैं उनकी पेशेंट हूँ। फोर्थ और आज कीमो चल रहा है? हाँ, मेरा आज केमो चल रहा है मेरा फोर्ट भी लगा हुआ है और फोर्थ केमो ले रही हूँ और आप मुझे देख सकते हो। आई एम फाइन, हेल्दी, थैंक्स टू सर जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उनकी जो पॉजिटिविटी थी वो मुझे पुश किए और भी। एंड
इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिथ प्लीज़ मत रखिए, एज सर ने बोले प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डू चेक इन द डे केयर सेंटर्स। बहुत फैसिलिटीज़ मिलते हैं और हाइजीन भी बहुत अच्छी होती है, स्टाफ भी बहुत अच्छे एंड कोऑपरेटिव होते हैं। थैंक यू वेरी मच।